दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और हम लोग कवर कर रहे हैं केमिस्ट्री में आज हमारा इस टॉपिक का दूसरा लेक्चर है क्योंकि हम लोग कवर कर रहे हैं वैलेंसी और वैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, बहुत सारे लोगों ने इस वीडियो का रिस्पॉन्स अच्छा नहीं दिया है। आप लोगों को लगा कि यार पता नहीं क्या सर पढ़ाने लगे, लेकिन एक बात याद रखिए, आपके एग्जाम के लिए जो भी चीजें इंपॉर्टेंट है मैं केवल उन्हीं चीजों को पढ़ाता हूँ। हाँ, ये अलग बात है कि आपका नजरिया अलग है कि हाँ आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। हो सकता हो आपको मेरी बातें ना समझ में आती हो कि भाई आप कुछ ज्यादा ही पढ़ा देते हैं, लेकिन आपके लिए बेशक इतनी बातें तो कम से कम याद ही रखना चाहिए। आप सोचो कि अगर पीरियोडिक टेबल वाली टॉपिक को जोड़ करके मैं इस टॉपिक को इतना आगे तक लेके जा रहा हूं तो कहीं ना कहीं आपका फायदा है। आपको इसके लिए कोई चार्ज तो नहीं देना पड़ रहा है ना, फिर आप क्यों पढ़ने से भाग रहे हो? क्योंकि कल जो मैंने वीडियो बनाया था केमिस्ट्री पर, वो वीडियो अपने आप में बहुत ही बढ़िया था और इतना अच्छा टॉपिक था जिसमें लोगों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। लोग जान नहीं पाते हैं वैलेंसी क्या होता है, वैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इसको कैसे फाइंड किया जाता है, और उसके ऊपर एक बेहतरीन लेक्चर था। खैर कोई बात नहीं, हो सकता आप लोगों के पास नोटिफिकेशन ना गया हो, इस वजह से आप लोगों ने रिस्पॉन्स नहीं दिया, बट आज का वीडियो उसी टॉपिक को मैं आगे लेके जा रहा हूं और इसमें दो चीज और मैं शामिल करने जा रहा हूं नया। एक तो हम लोग आज आगे जो बचे हुए थे, ठीक है, मैंने क्या किया था 1 से लेकर 10 तक पढ़ाया था। आज 11 से लेकर 20 तक के जितने भी एलिमेंट होते हैं उन एलिमेंट का वैलेंसी कैसे फाइंड किया जाता है और वैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे फाइंड किया जाता है वो मैं बताने वाला हूं। आप लोगों को मैं होमवर्क भी दिया था कि आप लोग इसको करके रेडी रखिएगा ताकि हमारे साथ आप प्रैक्टिस कर पाएगा। दूसरा मैंने कहा था ये आप बहुत सिद्धांत के आधार पर यहां पर जो एसपीडीएफ का आप जो क्रम देख रहे हैं ये एक ऊर्जा स्तर के माध्यम से चलता है और आपको इसमें भी बड़ा डाउट होता है, तो उस तथ्य को भी मैं आज बताने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है और मुझे लगता है आज आपका चैप्टर यहीं पे समाप्त हो जाएगा, देन हम लोग आगे बढ़ेंगे और नए चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। दोस्तों मैं बता रहा हूं ये चैप्टर इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे आपको पढ़ना है केमिकल रिएक्शन, जिसको आप बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। अगर आप यहीं से आपका बेस कमजोर होगा ना तो आगे कभी भी आप केमिकल जो रिएक्शन होता है उस पर कभी भी आप अच्छी पकड़ नहीं बना पाओगे, अच्छे से समझ नहीं पाओगे। एक बात और याद रखिए, प्ले स्टोर पर हमारा एप्लीकेशन आ चुका है जिसका नाम है स्टडी 91। तो जल्दी से जाइए और एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए क्योंकि उसके माध्यम से यदि आप पढ़ाई करेंगे तो आपकी तैयारी और भी बेहतर हो पाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों मैंने पढ़ाया था आपको वैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है और वैलेंसी क्या होता है। एक लाइन की बात बताऊं तो वैलेंसी मैंने बताया था कि किसी भी इलेक्ट्रॉन की जो कक्षा होती है, ऑर्बिट जो होता है, वो ऑर्बिट कितने प्रकार के होते हैं? 4 होते हैं, K, L, M और N। तो हर एक ऑर्बिट में जब तक ऊर्जा स्तर पूरा नहीं हो जाता, वहां पर इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से भर नहीं जाते, तब तक वो उसे स्टेबल करना चाहता है, भरना चाहता है। जितने इलेक्ट्रॉन की कमी होती है या जितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाता है, ठीक है, उसी को वैलेंसी कहा जाता है। उसी को क्या कहा जाता है? वैलेंसी। एक बार मैं अभी एग्जांपल के माध्यम से आपको बता भी देता हूं। जबकि वैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है कि जो लास्ट वाली सेल होती है उसमें जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको क्या कहा जाता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का नाम दिया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। एक बार मैं आपको कल जो पढ़ाया था थोड़ा सा रिवाइज कराना चाहता हूं ताकि आप जो है चीजों को याद कर पाएं। दोस्तों मान लीजिए यहां पर एक आइटम ले लिया मैंने, बोरान ले लिया। आपको होता है बोरान का एटॉमिक नंबर कितना होता है, परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो 5 होता है। तो अगर मैं यहां पर एटॉमिक स्ट्रक्चर अगर भरना हो आपको तो क्या करेंगे? 5 होता है तो 2 और 3 हो जाएगा। यानी मान लीजिए नाभिक में बोरान है तो नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी? 5, और बाहर इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कितनी होगी? 5। तो 2 इलेक्ट्रॉन तो आपके हो गए K वाले सेल में और 3 इलेक्ट्रॉन कहां पर हो जाएंगे? आपके L वाले शेप में हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से हो जाएगा, तो 2 और 3 हो गया। अच्छा, दूसरे वाले बाहर वाले सेल में अधिकतम कितना इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? L वाले सेल में कितना इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? तो हम लोगों ने पढ़ा 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। यहां पे कितना है? 3। कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है यहां पर? 5 इलेक्ट्रॉन इसे मिल जाए तो ये स्टेबल कंडीशन में जा सकता है। लेकिन ये बात बताओ, 5 इलेक्ट्रॉन इसके लिए ग्रहण करना आसान है या 3 इलेक्ट्रॉन त्यागना आसान है? तो आपको बताया गया था कि भाई 3 इलेक्ट्रॉन त्यागना आसान है, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? बोरान की वैलेंसी हो जाएगी 3। कभी भी परीक्षा में पूछे किसी भी तत्व की वैलेंसी तो याद रखेगा इसी तरह से वैलेंसी फाइंड किया जाता है। आपसे अगर पूछता है कि मान लीजिए वैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, तो उसका मतलब होता है कि बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या ही क्या कहलाता है? वैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। तो इसकी वैलेंसी भी 3 हो जाएगा और वैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 3 ही हो जाएगा। चलो एक एलिमेंट पर और बात कर लेते हैं। मान लो यहां पर जो दिया है फ्लोरीन दिया ना, फ्लोरीन किस नंबर पे आता है? 9 नंबर पे आता है। परमाणु क्रमांक कितना है? 9 है। यानी इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा? एटॉमिक स्ट्रक्चर अगर भरेंगे तो कितना होगा? 2 होगा और 7 होगा। आपको पता है तभी ना 9 बनेगा, यहां पे 7 है, यहां पे अधिकतम हो कितना सकता? 8।
और इसका कितना है 7। ये बताओ इसके लिए 7 इलेक्ट्रॉन त्यागना आसान है या 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना आसान है? आप कहोगे सर 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना आसान है, तो एक है इसकी क्या हो जाएगी वैलेंसी। आपको ये बताया गया था कि किसी भी तत्व के द्वारा या उसके नाभिक के द्वारा जितना भी इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाता है या जितना इलेक्ट्रॉन त्यागा जाता है, इन दोनों ही कंडीशन में क्या होता है, वही उसकी वैलेंसी कहलाती है। तो यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है तो इसकी वैलेंसी कितनी है 1 है, जबकि वैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है 7। क्यों? क्योंकि बाहरी वाले कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसी को वैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। ठीक है, तो इसको याद रखेगा। और 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है तो 1 इलेक्ट्रॉन पाने की चाहत इसकी बहुत ज्यादा होती है। इसी वजह से दोस्तों इसको हैलोजेंस का नाम दिया जाता है। क्या दिया जाता है नाम? हैलोजेंस का नाम दिया जाता है। और ये जो है 17वें समूह के सदस्य माने जाते हैं। ठीक है, 18वां समूह अपने आप में स्टेबल होता है, जैसे आपका हीलियम हो गया, आपका स्टेबल होता है। आपका उसके बाद क्या हो गया, नियान हो गया, आपका स्टेबल है। आपका आर्गन हो गया 18 नंबर पे स्टेबल होता है। क्रिप्टॉन स्टेबल होता है, जेनॉन स्टेबल होता है, रेडॉन स्टेबल होता है। ठीक है, ये 18वें समूह के तत्व हैं। इनको जो है नोबेल गैस, इनर्ट गैस, उत्कृष्ट गैस या जीरो कॉलम के नाम से भी जाना जाता है, जीरो ग्रुप के नाम से भी जाना जाता है, तो उसे भी आप याद रखेंगे। चलिए, आज जो हमारा मेन पॉइंट है वो है 11 से लेकर 20 तक की चीजें मुझे आपको कवर कराना, तो ध्यान दीजिएगा। और आगे अभी आप बहुत सिद्धांत के आधार पर भी तमाम तथ्यों को मैं बताने वाला हूं जहां पे आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सोडियम। सोडियम का होता है एटॉमिक नंबर कितना होता है 11 होता है। तो चलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 8 हो जाएगा और लास्ट वाले सेल में कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। 2 8 1, समझ रहे ना, 2 8 है। इसी तरह से दोस्तों मैग्नीशियम की बात करूं तो 2 8 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसी तरह से एल्युमिनियम की बात करूं तो 2 8 3 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 8 2 10 3 13, 13 नंबर पे एल्युमिनियम है, ये हो जाएगा। दोस्तों यहां अगर मैं तीसरे वाले सेल की बात करूं तो आपको पता होगा, चलो ये वाली K वाली सेल है, इधर L सेल है, इधर M सेल है, आपको ऐसा ही पता है ना, M सेल है। तो M वाले सेल में 1 है और M वाले सेल में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो सकती है 18। तो क्या यहां पर वैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने, क्या यहां पर वैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है, सॉरी वैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं, यहां पर वैलेंसी कितनी है, वैलेंसी क्या आप ऐसे मानोगे कि इसकी वैलेंसी 17 होनी चाहिए, मतलब इसके लिए 17 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना आसान है या 1 इलेक्ट्रॉन त्यागना आसान है? अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो थोड़ा सा आप गलत सोच रहे हैं। क्यों? मैंने आपको होमवर्क दिया था कि आप पढ़िए, पढ़ने के बाद आपका जवाब भी नहीं आया। मुझे नहीं लगता कि आप लोग के अंदर थोड़ी सी भी चाहत बची है। मुझे नहीं पता कि फ्री एजुकेशन के क्या मायने होते हैं, लेकिन मैं अपनी इच्छा के लिए पढ़ा रहा हूं दोस्तों। यार इतनी चीजें मैं बताते जा रहा हूं और मुझे लगता है कि सिंगल बच्चा भी ऐसा नहीं था कि जो होमवर्क अटेंड किया हो या शायद किया हो। एक बार आप कमेंट करके बताइएगा ताकि मुझे पता भी चले। मैंने आपसे चर्चा भी किया था अष्टक का नियम, ठीक है, यहां ऑक्टेन का नियम, अष्टक बोले तो ऑक्टेन का नियम। यहां होता है क्या कि एक नियम लागू होता है, उसमें होता है कि कोई भी तत्व 18 की बजाय, ये जो 18 है ना, 18 की बजाय 8 पर अपने आप को ज्यादा स्टेबल महसूस करता है। इसीलिए इसकी तुलना हम 8 से करते हैं न कि 18 से करते हैं। क्यों? मैं इसलिए बता रहा हूं दोस्तों कि जब आप वैलेंसी काउंट करते हो तो कैसे काउंट करते हो, कैसे फाइंड करते हैं वैलेंसी? आप देखते हो कि अधिकतम कितना हो सकता है और फिर देखते हो कि ग्रहण करना आसान है कि त्यागना आसान है। अगर आपने 18 सोच के कर लिया काम, ध्यान दीजिएगा, अगर आपने क्या सोच लिया, यहां पे मान लिया 2 8 1, ठीक है, आपने सोच लिया 18, तो 18 सोचोगे तो आप कहोगे कि यार इसके लिए 17 ग्रहण करना आसान है या फिर 1 त्यागना आसान है? तो कहोगे 17 ग्रहण करना आसान नहीं है, 1 त्यागना आसान है, मतलब इसकी वैलेंसी होगी 1, ठीक है। और वैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 1। लेकिन एक बात और याद रखेगा, तुलना 18 से मत करेगा, इसकी तुलना 1 से किया जाता है। यह आपको तब पता चलता है जब आप बढ़ते बढ़ते आगे आओगे। देखो मैं आपको बताता चल रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। पहले आप इलेक्ट्रॉन देखो 2 8 1, अब देखो यहां पे 2 8 2, समझ में आ रहा है, 2 8 3, 8 2 10 3 13, 14 लाना है तो 2 8 4, 15 लाना है तो 2 8 5, 16 लाना है तो 2 8 6, 17 लाना है तो 2 8 7, ठीक है, तभी 17 होगा, और 18 लाना है तो 2 8 8। देखो इसीलिए ये बैलेंस होता है। ये हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मानते हैं ना आर्गन को 18वें समूह का सदस्य माना जाता है कि नहीं माना जाता है? तो 18वें समूह का सदस्य माना जाता है। तो यहां पे याद रखिए कि यहां पे स्टेबल कंडीशन हो जाती है। जबकि आप सोचो तो तीसरे नंबर पे जो कोई एलिमेंट होगा उसके लिए अधिकतम संख्या कितनी होती है 18, लेकिन 18 ना होने के बावजूद भी इसको स्टेबल लिया जाता है। क्यों? क्योंकि ये 8 ही अपने आप में स्टेबल हो जाता है।
8 पर ये तत्व अपने आप को ज्यादा स्टेबल महसूस करते हैं, इसलिए यहां पर ये नियम बनता है। ठीक है, उसी तरह से अगर मैं पोटेशियम की बात करूं तो आपको क्या लगता है, आपके मन में तो ये आएगा 2 8 9 कर दें, आप तो ये सोचोगे ना, आप इसको 2 8 9 कर दें। इसके लिए मिटा दे रहा हूं, थोड़ा सा कुछ ज्यादा लिख गया ना, अभी आप कंफ्यूज भी हो सकते हो। सुनो, मैं इन तीनों का अलग से लिख रहा हूं, इन तीनों का अलग से लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, इन तीनों का केवल अलग से लिख रहा हूं। अगर मैं आर्गन की बात करूं तो आप सोचोगे चलो 2 8 8, इसका तो आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर मैं पोटेशियम की बात करूं जिसको K से डिनोट करते हैं, तो आप इसका क्या कर सकते हो, आप करोगे 2 8 9। कुछ बच्चे होंगे जो कैल्शियम का करेंगे 2 8 10, बस यहीं पे आप गलत कर जाओगे। क्या गलत हो जाता है सर जी? गलत यही हो जाता है कि जो यम वाला सेल है ना, ये 18 से पहले 8 पर स्टेबल महसूस करता है, 18 से पहले 8 पर भी स्टेबल महसूस करता है। तो इस 2 8 9 को न लिख करके आपको लिखना चाहिए 2 8 8 और 1। ठीक है, इसके बाद इसका क्या लिखेंगे, 2 8 8 और 2। समझ रहे हैं? ये इस 2 8 पे क्या होता है कि ज्यादा स्टेबल हो जाता है। ठीक है, तो आप इसको लेके चलेंगे। यहीं पे क्या होता है, लोगों से गलती होती है, यहीं पे क्या होता है, लोगों से गलती होती है। आप गलती मत करिएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो दोस्तों वैलेंसी, चलिए अब एक एक करके हम लोग वैलेंसी पे बात कर लेते हैं, नहीं तो आप कहोगे सर आपने दूसरे तरफ मोड़ दिया और वैलेंसी तो बताया ही नहीं। चलो मान लीजिए एक एक करके ले लेते हैं। मान लीजिए सिलिकॉन है, सिलिकॉन की बात करें, सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक 14 है। अब 14 के लिए आप क्या करते हो, 2 8 2 10 4 14। ठीक है, तो आप क्या करते हो बताओ, यहां पे कितना कर सकते हो, इसको 8 मान के चलोगे और देखोगे कि कितना कमी हो सकता है या कितना वृद्धि हो सकता है। तो बताओ इसके लिए 4 त्यागना आसान है या 4 ग्रहण करना आसान है? तो जैसा मौका देखेगा वैसा कर लिया जाएगा। ठीक है, अगर मैं यहीं पे फास्फोरस की बात कर लूं तो कितना हो जाएगा, 2 8 5 हो जाएगा। अब यहां पे 5 है तो तुलना किससे करेंगे, 8 से। बताओ 5 त्यागना आसान है कि 3 ग्रहण करना आसान है? तो आप कहोगे 3 ग्रहण करना आसान। अगर 3 ग्रहण करना आसान है तो 3 ही क्या होती है, इसकी वैलेंसी होती है। समझ में आ रहा है ना? इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 3, जबकि वैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 5। आ रहा है समझ में ना? आएगा समझ में, इत्मीनान से समझोगे तो सारी बातें समझ में आएंगी। चलो आगे बता देता हूं। चलो क्लोरीन का कर लेते हैं। क्लोरीन क्या होता है, क्लोरीन भी गैस की श्रेणी में आता है, पता है ना आपको? याद रखेगा, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, ये सब क्या होता है, ये सब गैस की श्रेणी में आते हैं। दोस्तों 17 नंबर पे है तो 2 8 7 हो गया, 2 8 7 हो गया। और अब इसकी तुलना किससे करोगे, 18 से नहीं करना है, तुलना किससे करना है, 8 से। मैंने बताया था ये 18 की बजाय 8 पर ज्यादा स्टेबल महसूस करता है। पहला स्टॉपेज 8 है, दूसरा स्टॉपेज जाएंगे तब आगे बढ़ेगा। तो याद रखिए यहां पर 7 त्यागना आसान है या 1 ग्रहण करना आसान है? आप कहोगे 1 ग्रहण करना आसान है। जिसको 1 ग्रहण करना आसान है इसीलिए इसके लिए इसकी वैलेंसी क्या होती है, 1। क्लोरीन की वैलेंसी क्या होती है, 1। और क्लोरीन का वैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, 7। समझ में आ गया ना? तो इसी तरह से दोस्तों वैलेंसी और वैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड किया जाता है। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा और कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसको आप लोग याद रख लीजिएगा, परीक्षा में यहां से काफी ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। नहीं बिलीव है तो मत बिलीव रहे, जिस दिन परीक्षा में पूछा जाएगा और जो भी बच्चे पढ़े होंगे उनको 1 नंबर तो मिल ही जाएगा। एक ही बार पढ़ना है, इसमें कुछ है नहीं। चलो, कुछ बच्चों ने कहा सर अबाउ नियम के आधार पर ये जो ऊर्जा स्तर की बढ़ोतरी है ना, इसको याद करना बड़ा मुश्किल है। मुझे भी लगा यार कि याद करना बड़ा मुश्किल है, तो इसके लिए क्या किया जा सकता है? तो मैं भी चीजों को ढूंढता रहता हूं, अपने तरीके से ढूंढता हूं कि मैं किसी बात को कितना आसान करके बताऊं कि बच्चों के लिए ये चुटकी का खेल बन जाए। ठीक है, तो इस चीज को आसान बनाने के लिए एक छोटा सा आपको ट्रिक बताता हूं। अगर उस ट्रिक को आप फॉलो करेंगे तो क्या हो जाएगा, चीजें बहुत ज्यादा आसान हो जाएंगी। अभी के लिए आप इस पर फोकस मत करिए, भूल जाइए, एक पल के लिए भूल जाइए। आप ये सोच लीजिए यार ये आपको आता ही नहीं है, आप ऐसा मान लीजिए। ठीक है, अब मैं जो बता रहा हूं आप उसको समझ लीजिए। आपको 2-3 बातें याद करनी, देखिए सुनिएगा ध्यान से। याद रखिए यहां पर 2 बार यस है, यहां पर यस मतलब क्या होता है, यस यस माने क्या होता है, स्कूल स्कूल। क्या याद करेंगे, स्कूल स्कूल। उसके बाद PSPS मतलब पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल। मैंने क्या बोला, स्कूल स्कूल खाली लिख लीजिए, स्कूल स्कूल। थोड़ा सा मैं दूर दूर लिखता हूं ताकि आपको समझ में आए। स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं? उसके बाद दिल्ली पब्लिक स्कूल, फिर से दिल्ली पब्लिक स्कूल। ठीक है, उसके बाद से क्या हो जाएगा, F माने क्या होता है, फर्स्ट क्लास, मतलब नंबर 1। ठीक है, फर्स्ट क्लास दिल्ली पब्लिक स्कूल। क्या बोलेंगे, फर्स्ट क्लास दिल्ली पब्लिक स्कूल और फर्स्ट क्लास दिल्ली पब्लिक स्कूल। बस यहीं पे रुक जाइए, काम खत्म, यहीं पे काम खत्म। फिर से देखिए, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल,
फिर दिल्ली पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल डीपीएस, फिर फर्स्ट क्लास दिल्ली पब्लिक स्कूल, फर्स्ट क्लास दिल्ली पब्लिक स्कूल। अगर आपने इतना नोट कर दिया तो समझ लो आपने इसको बना दिया। कैसे बना दिया, बड़ा ध्यान से देखना, है पूरा बना दिया, यहां से लेके यहां तक बना दिया। सुनो, अब आपको एक चीज पता है, क्या पता है कि सबसे पहले यस आता है, फिर पी आता है, फिर डी आता है, फिर एफ आता है। इतना तो पता है ना, ये सब ऑर्बिटल हैं, ठीक है, सब ऑर्बिट में आते हैं, ठीक है, उपकोष के नाम से जानते हैं। तो 1 2 3 4 आपको पता है। दोस्तों अगर मैं बात कर दूं, यस क्या है, 1 नंबर पे आता है, पी कितने नंबर पे आता है, 2 नंबर पे आता है, डी कितने नंबर पे आता है, 3 नंबर पे आता है, और एफ कितने नंबर पे आता है, 4 नंबर पे आता है, ठीक है। यस पी डी एफ मैंने यहां पे नोट कर दिया। चलो मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। मैंने क्या किया, यहां पर 1 नंबर दिया, यहां पे 2 नंबर दिया, यहां पे 3 नंबर दिया, यहां पे 4 नंबर दिया। समझ में आ गया। अब मैंने क्या किया, जहां जहां यस है ना उसको आगे का नंबर एलाट कर दो। देखो यस 1 है, यहां पे क्या लिख दूं मैं, 2 यस लिख दूं। फिर यस यहां भी है, इसको 3 नंबर दे दूं। फिर यस यहां भी है, इसको 4 नंबर दे दूं। फिर आओ देखो यस यहां भी है, इसको 5 नंबर दे दूं। फिर देखो यस यहां भी, इसको 6 नंबर दे दो। फिर यस यहां भी, इसको 7 नंबर दे दो। क्या दे दो, 7 नंबर, ठीक है। और एक यस लास्ट में है, इसको 8 नंबर दे दो, इसको 8 नंबर दे दो। देखो ध्यान से, मैंने कुछ नया नहीं किया। फिर से देखो, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको, कुछ नहीं किया, सीधा एसपीडीएफ आपको पता है, उसी के आधार पे मैंने नंबरिंग कर दिया। आप कहोगे सर ऐसे ही पी वाला कर दें हम, हाँ कर दो। पी 2 नंबर दिया है ना, अब जब 2 नंबर दिया तो 2 के बाद क्या होगा, 1 से नहीं शुरू करना, पी 2 से होता है ना तो 2 से ही शुरू करना। देखो पी यहां पर है, पी यहां पे, तो इसका कितना हो जाएगा, 3 पी हो जाएगा। फिर इसका कितना हो जाएगा, 4 पी हो जाएगा। फिर इसका कितना हो जाएगा, 5 पी हो जाएगा। फिर इसका कितना हो जाएगा, 6 पी हो जाएगा। फिर इसका कितना हो जाएगा, 7 पी हो जाएगा। समझ में आ रहा है, 7 पी हो जाएगा। कॉपी पे करना, आपको समझ में आ जाएगा। इसी तरह से अगर डी पे चलो तो देखिए 3D है, तो डी यहां पे 3 है, तो आगे जहां भी मिलेगा यहां पर 4D कर देंगे। क्या कर देंगे, 4D कर देंगे। यहां पे क्या हो जाएगा, 5D हो जाएगा। यहां पे क्या हो जाएगा, 6D हो जाएगा। खत्म काम, 6D हो गया। चलिए अगर मैं 4 पे आ गया एफ में, तो यहां पर देखिए 4F है, तो आगे क्या हो जाएगा दोस्तों, आगे देखिए एफ का, यहां पर केवल एफ है 5F, ठीक है। 4F के बाद 5F, बस। इसके बाद आपको क्या और कहीं एफ दिख रहा है क्या, देखिए सभी चीजों का आगे नंबरिंग रख दी गई। दोस्तों ये हमने ऐसा क्यों बताया, दोस्तों ये एक सीरियल है। एक्चुअली क्या होता है ना, ये एक सीरियल ही बनाता है। आप ध्यान से देखो तो देखिए 1S के बाद कितने नंबर पे आता है, 2S की बात आती है। देखो 1S के बाद क्या 2S है कि नहीं है। देखो उसके बाद ये घूम के जाता है, फिर 2P3S पे आता है। तो देखो फिर अगर इधर से आप यहां खत्म हो गया तो बात यहां शुरू होगी ना, 3P3, देखो 2P3S, वही बात बताया ना। फिर उसके बाद देखो 3P4S, देखो 3P4S। अपने आप ये जो चीज है ना, यहां से लेकर यहां तक 8S पे देखो बात खत्म हो रही है, 8S पे बात खत्म हो रही है। यस के पीछे 7P है, अपना चेक करो, 8S के पीछे 7P है। देखो चेक करो एक चीज, देखो यहां पे 6D है, 5F है। देखो यहां पे 6D है, 5F है। मतलब क्या है, मतलब ये है कि ये जो चीजें दी गई है ना, उसी के आधार पर इसको सेट कर दिया गया। चलो एक बार हम जानते हैं आपकी कल्पना क्या है, आपके मन की सारी बात जानते हैं, ठीक है। तो आइए एक बार देखते हैं कि जो चीजें मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं, चीजें आपको याद हुई या नहीं याद हुई है, ठीक है। तो चलिए एक बार देखते हैं। रुकिए मैं एक प्लेन बोर्ड ले लेता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। एक प्लेन बोर्ड ले लेता हूं ताकि आपको एकदम आराम से समझ में आ जाए, ठीक है। चलिए एक हमारे पास प्लेन स्क्रीन आ गई है। अब हम लोग जो है इस पे अच्छे से जो है देखते हैं कि कौन कौन सा हो सकता है। ध्यान दीजिएगा, बड़े अच्छे से आप प्रेम से समझिएगा। मैंने क्या बताया आपको, मैंने बताया था स्कूल स्कूल, ध्यान दीजिएगा, स्कूल स्कूल। फिर हमने क्या बताया था, पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, ठीक है। फिर हमने क्या बताया, दिल्ली पब्लिक स्कूल। फिर हमने क्या बताया, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सब 2-2 बार रिपीट करेंगे। फिर हमने बताया फर्स्ट क्लास दिल्ली पब्लिक स्कूल, ठीक है, फर्स्ट क्लास दिल्ली पब्लिक स्कूल, ठीक है। हो गया, बस इतना ही है। 1 मिनट लास्ट वाले को रुकिए, मैं इसको हटा देता हूं यहां से, नहीं तो बड़ा नजदीक हो गया ना, तो ठीक है, ये ऐसे हो गया, बस इतना बन गया। और फिर क्या करना था दोस्तों, अब यहां से कुछ आगे करना नहीं है, बस खाली आपको नंबरिंग कर देना। आपको पता यस आता है किस नंबर पे, 1 नंबर पे, पी आता किस नंबर पे, 2 नंबर पे, डी आता किस नंबर पे, 3 नंबर पे, और एफ आता किस नंबर पे, 4 नंबर पे। तो 1 2 3 4 मैंने लिख दिया यहां पे। अब क्या करना है, यस जहां जहां है ना, इसी के आगे का नंबर डाल दीजिए, आगे का। तो 1 के बाद क्या आता है, 2, तो यहां पे 2 रख दिया, यहां पे 3 रख दिया, यहां पे 4 रख दिया, यहां पे 5 रख दिया, यहां पे 6 रख दिया, यहां पे 7 रख दिया, यहां पे 8 रख दिया। समझ में आ गया। इसी तरह से P वाला शुरू किया, 2P था तो P के आगे बढ़िए 3P हो जाएगा, ठीक है।
यहाँ 4p हो जाएगा, यहाँ 5p हो जाएगा, यहाँ 6p हो जाएगा, यहाँ 7p हो जाएगा। इतना हो गया। फिर इसी तरह से d पे निकला, 3d था तो 4d कर लीजिए, 4d हो गया, 5d हो गया और यहाँ 6d हो गया। ठीक है, इसी तरह से f पे देखिए तो 4f है और फिर क्या हो जाएगा 5f। सभी में भर गया डेटा। तो यह एक ऊर्जा स्तर को बताता है। यह क्या बताता है? यह एक ऊर्जा स्तर को बताता है। कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर आपको डिटेल में फिल करने के लिए कहा जाए तो ऊर्जा स्तर के आधार पर ही फिल किए जाते हैं। वो भी आज ही मैं आपको सिखाने वाला हूं। समझ में आ रहा है कि नहीं? बिल्कुल समझ में आएगा यार। पहले आप अपने मन से भावना निकाल दो कि सर ये चीजें हमें नहीं आती हैं। सोचो इतनी कठिन से कठिन बातें आपको आसान बना के सिखाया जाता है कि नहीं? यहां पे कितनी बड़ी बात हो गया। स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, डेली पब्लिक स्कूल डेली पब्लिक स्कूल, फर्स्ट क्लास डेली पब्लिक स्कूल फर्स्ट क्लास डेली पब्लिक स्कूल, हो गया, खत्म। ये पूरा का पूरा सेट हो गया। अब पता है इसी के आधार पे चीजें चलती हैं। अब देखो एक चीज और मैं यहां पे बता दूं, आपको पता है दोस्तों कि यस वाले कॉलम में जो यस होता है इसमें अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। पी वाले में कितने हो सकते हैं? यस पी डी एफ ऐसे आपने पढ़ा था ना। पी वाले में कितने हो सकते हैं? 6 हो सकते हैं। डी वाले में कितने हो सकते हैं? 10 हो सकते हैं। एफ वाले में कितने हो सकते हैं? 14 हो सकते हैं। बस इसी के आधार पे आप फिल कर देंगे। जहां यस है वहां पे क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब देखिए यस पे क्या हो गया? 1s2 2s2, ठीक है। 2p6 हो जाएगा ना, 2p6 3s2, 3p6 4s2। तो जहां पे खाली p देखिए ना वहां 6 डाल दीजिए, जहां s देखिए वहां 2 डाल दीजिए, जहां d देखिए वहां 10 डाल दीजिए, हो जाएगा आपका, फटाफट हो जाएगा। यानी इसी तरह से फिल किया जाता है। मेथड समझ गए ना? अब मेथड समझ गए तो आपको मैं कुछ चीजें और सिखाना चाहूंगा। देखिए अब आपके पास मुद्दा आता है कि एग्जाम में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए एक कठिन सा मैं यहां पे कोई उठा लेता हूं। बताइए कौन सा उठा लूं? चलो हम लोग कैल्शियम का लेके चलते हैं। कैल्शियम का परमाणु क्रमांक कितना है? 20। अगर कैल्शियम को इस मेथड के हिसाब से आपको करना हो तो कैसे करेंगे? कैल्शियम 20 पर आना है। किस पे आना है? 20 पर आना है। तो हम लोग क्या लिख लेते हैं? स्कूल स्कूल, देखते जाइए खाली, पब्लिक स्कूल ऐसे ही करते हो ना। फिर डेली पब्लिक स्कूल, फिर डेली पब्लिक स्कूल, हो सकता है इतने में फिल हो जाए। यहाँ पे 1 था, 2 था, 3 था, 4 था, 5 था, 6 था। ठीक है, यहाँ पे 2 था, 3 था, 2 के बाद 3 हो गया, 3 के बाद 4 हो गया, 4 के बाद 5 हो गया। और डी वाले कितना हो जाएगा? डी का 3 था, यहाँ पे 4d हो गया। ठीक है, इतने भी सेट कर लेते हैं। देखो यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, 2 2 4 हो गए, गिनते जाओ। अब यहीं से गिनती मानना आपको। तो 2 2 4 और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 6 6 4 10, 10 2 12, 12 6 18 और आता कितने पे है? कैल्शियम 20 पे। 18 2 20, यहीं पे हो गया कंप्लीट। तो यहीं पे जैसे कंप्लीट हो गया बस यहीं पे क्या करेंगे आप? रुक जाएंगे। यहीं पे क्या करेंगे? रुक जाएंगे। मतलब इसका उत्तर कितना बन के आया? 1s2 कामा 2s2 कामा 2p6 कामा 3s2, ठीक है, कामा 3p6 कामा 4s2। पता है यही इतना बड़ा मेथड अगर आपको बताते तो शायद आप जो है परेशान हो जाते। सर कैसे कर दिया आपने, ये याद कैसे रखेंगे? यार आप बताओ कैसे याद रखते हैं? आप बताओ, आप दूसरों को पढ़ा सकते हो कि नहीं कि कैसे याद रखते हैं? समझ में आ गया कि और बताएं? अगर नहीं समझ में आएगा कमेंट करिएगा, फिर बताऊंगा। लेकिन एक चीज याद रखें, मेरा मानना इतना होता है कि जो चीजें आपकी पढ़ाई जाती हैं वो पूरा पढ़िए, कुछ भी मत छोड़िए। कभी देखते हैं किसी भी विषय में सिंगल पॉइंट नहीं छोड़ता हूं। मैं अपनी तरफ से कोशिश यही करता हूं एक छोटा से छोटा पॉइंट भी आपको बताया जाए, छोटा से छोटा पॉइंट भी आपको बताया जाए। यार एग्जाम में क्या आएगा क्या नहीं आएगा वो सोचना आपका काम नहीं है, वो एग्जामिनर जाने उसको क्या देना है। आपका काम है हर चीज सीखना। एक बात बताओ, आप मान लो किसी लड़ाई में जा रहे हो, किसी युद्ध में जा रहे हो। अब आप कहोगे नहीं हम लड़ाई में जा रहे हैं, हम खाली डंडा से लड़ाई करेंगे। अरे यार जब आप लड़ाई में जाओगे ना तो हो सकता है वहां डंडा पड़े, हो सकता है वहां गोलियां बरसे, हो सकता है वहां बम बरसे, हो सकता है हाथ से लड़ाई करनी पड़े, कुछ भी हो सकता है। तो एक योद्धा को हर समय तैयार होना चाहिए। ऐसा नहीं कि लाठी रहेगा तभी हम लड़ाई करेंगे, नहीं तो नहीं लड़ाई करेंगे, सरेंडर करके भाग आएंगे। ऐसे भी योद्धा होते हैं क्या? लेकिन आप तो ऐसा ही करते हो, आप तो ऐसा ही करते हो ना कि यार हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे लेकिन हम अपने हिसाब से पढ़ेंगे, क्योंकि जैसे लगता है आप ही पेपर बनाते हो। आपको पता है कि केमिस्ट्री में कितना आएगा, यही आपके अंदर कमी है। एक बार रेलवे के लिए केमिस्ट्री पढ़ोगे, एक बार एसएससी के लिए केमिस्ट्री पढ़ोगे, एक बार यूपीपीएससी के लिए केमिस्ट्री पढ़ोगे, एक बार स्टेट पीएससी के लिए पढ़ोगे, यही करोगे सारा दिन, यही होता है। यार यही मत करो, केमिस्ट्री एक बार पढ़ो। एग्जाम कोई भी हो, कोई भी एग्जाम हो, कभी देखता हूं मैं यहां पे एग्जाम की बात करता हूं, यार एग्जाम की बात क्यों करें?
एग्जाम की बात क्यों करें? मैं आपको एक योद्धा बना रहा हूं, आप युद्ध लड़ने के लिए तैयार रहो, युद्ध चाहे कोई भी हो, युद्ध चाहे कोई भी हो। अब राम जी गए थे युद्ध लड़ने के लिए, तो ऐसा नहीं है कि उनको खाली रावण से लड़ने के लिए भेजा गया था। अरे रास्ते में तमाम दैत्य मिले थे, सबके साथ लड़ाई हो जाता, कोई छोटा है कोई बड़ा है, हाँ, तो लड़ाइयां सबके साथ। अब ऐसा नहीं कि हम बहुत बड़े लड़ने वाले हैं तो खाली हम वही लड़ाई करेंगे और कुछ नहीं लड़ेंगे, ऐसा नहीं होता है। तो आप हर चीज पढ़ के रेडी रहो। आप रेडी रहोगे तो एग्जाम में चाहे जैसे भी पूछा जाएगा वो पूछे, उसका फर्ज बनता है। अब देखो ना, अभी हाल फिलहाल में बहुत सारे स्टेट में नोटिफिकेशन आया कि एग्जाम जो है नहीं होगा, 1 साल के लिए एग्जाम जो है स्थगित कर दिया गया। अब आधे लोग जो है पढ़ाई लिखाई बंद कर दिए। यार ऐसे योद्धा होते हैं, अगर ऐसे योद्धा हो तो बन चुके योद्धा। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति ये सोचे कि जब लड़ाई होगा तब हम प्रैक्टिस करेंगे, अगर ऐसी बात हो तो भारत को आजादी मिली 1947 में। पहली लड़ाई पाकिस्तान के साथ 1947 में हुआ, दूसरी लड़ाई चीन के साथ 1962 में हुआ। लेकिन बीच में अगर मैं बात करूं कितना साल बीता, 47 से लेकर 62 देख लीजिए, 15 साल लगभग का समय बीतता है। 15 साल तक कोई लड़ाई ही नहीं हुआ। तो लड़ाई नहीं हुआ तो मतलब कि सैनिक ड्यूटी पे नहीं होंगे, वो घर चले गए होंगे, क्या जरूरत उनको कुछ करने का? आपके हिसाब से तो ये है ना कि अगर एग्जाम नहीं तो हम पढ़ेंगे नहीं, मतलब लड़ाई हो तो ही सैनिक रहें, तो ही वहां पे ड्यूटी दिया जाए, लड़ाई नहीं हो तो ड्यूटी देने का कोई मतलब नहीं है। अब कारगिल का युद्ध बीते हुए 20-21 वर्ष से अधिक का समय हो गया, तो वहां से लोग चले आए, वो अस्थाना में छोड़ देना चाहिए। भाई आप तो ही कर रहे हो ना, आप तो एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो। यार ऐसे नहीं होता है, आप अपना कर्म करो। आप सोचो आपके पास कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल गई है कि आप अपने आप को कुछ भी बना सकते हो, कुछ भी बना सकते हो। इतनी छुट्टी में कुछ भी बना सकते हो, जैसा चाहोगे, जिस रूप में बना चलना चाहते हो उस रूप में बना सकते हो। आप सोचो, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा। हम केवल रास्ता बना सकते हैं, इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो आप करिए मेहनत, हम तो बताने के लिए तैयार हैं। तो इतना बात समझ में आ गया। अगर मैं यही चीज आप किसी बच्चे से पूछ दो कि भाई फिल करके दिखाए, तो आदमी परेशान हो जाता है, लेकिन आपको आ गया फिल करना इस मेथड से। चलो एक बार फिर से एक अच्छा सा कोई बड़ा एग्जाम्पल लेते हैं और उसके माध्यम से फिर से ट्राई करते हैं, ठीक है। चलो मान लो यहां पे मैंने ले लिया निकिल का, ले लिया। निकिल आता है किस नंबर पे? 28 नंबर पे आता है। चलो निकिल का फिल करके दिखाते हैं, निकिल का फिल करके दिखाते हैं। ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या किया, फिर से लिखा स्कूल, ठीक है, पब्लिक स्कूल, ठीक है, थोड़ा सा दूर लिख दूं इसको, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, यही से एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद डेल्ही पब्लिक स्कूल, फिर ले लिया फर्स्ट क्लास डेल्ही पब्लिक स्कूल, यहाँ पे कर लिया, ठीक है। मान लीजिए इतना दूर हो गया। अब इसको हमको करना है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या किया मैंने, नंबरिंग दिया 1 2 3 4 5 6 7 तक। चलिए कर लीजिए, इतने हो सकता है फिल हो जाए। 2 3 4, यहाँ पे 2 है, 3 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पे 5 हो गया, यहाँ पे 6 हो गया, यहाँ पे 7 हो गया, बहुत अंदर आके। फिर यहाँ 3D था, यहाँ पे 4D हो गया, यहाँ पे 5D हो गया, यहाँ पे 6D हो गया, ठीक है। फिर यहाँ F था, 4F था, और F कहाँ पे है, SPDF यहाँ पे है, 5F हो गया। चलो अब हम लोग फिल कर लेते हैं। अब हम जानते हैं कि निकिल जो है वो 28 नंबर पे आता है। परमाणु क्रमांक कितना होता है उसका? 28 होता है। इस 28 को फिल करना है। तो देखो 1s2 2 हो गया, 2 2 4 हो गया, 4 6 कितना हो गया, 10 हो गया, 10 2 12 हो गया, 12 6 18 हो गया, 18 2 20 हो गया, 20 और यहाँ पे कितना आता है, डी वाले में 10 आता है, 20 10 30 हो गया। ओहो 20 10 30, एक बार फिर से गिनती कर लीजिए, 2 2 4 6 4 10, 10 2 12, 12 6 18, 18 2 20, 20 10 30, और आपको रुकना क्या है, आपको 28 पे रुकना है। तो आप यहाँ क्यों 10 लिख रहे हो, यहाँ 10 ना लिख करके क्या लिखेंगे, 8 ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 8 ही लिखेंगे, बस हो गया आपका उत्तर। तो आप यहाँ क्या लिख सकते हो, 1s2 2s2 2p6 3s2, ठीक है, 3p6 4s2, ठीक है, और लास्ट में आ जाएगा कितना, 3d8, क्या हो जाएगा, 3d8 हो जाएगा। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो ये पूरा का पूरा आपका तैयार हो गया। अब इस तरह से अगर आपको करना हो तो आप कर सकते हो कि नहीं। आप देखिए, मेरा काम है सिखाना पढ़ाना यार, मैं हर तरीके से सिखा दिया। अब एग्जाम में क्या दे रहा है, कुछ भी दे रहा है, आप अगर ऐसी चीजें दिया हो तो आप क्या यहाँ से ज्ञात कर सकते हो मैं किस परमाणु क्रमांक की बात कर रहा हूँ। जोड़ लीजिए खाली, 2 2 4 6 4 10, 10 2 12, 12 6 18, 2 20, 20 8 28, और 28 नंबर पे आता है निकिल, ठीक है। 29 पे आता है क्या आता है, कॉपर। 30 पे आता है जस्ता। ये सब याद रखिए, ठीक है।
समझ में आ रहा ना? तो याद रखते चलेंगे तो समझ में भी आता चलेगा। मुझे लगता है आज के लिए इतनी बात काफी है, एक बार आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा और वैसे भी आपका एक टॉपिक जो है समाप्त हो गया। अब हम लोग केमिकल रिएक्शन की तरफ बढ़ेंगे और मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरह से केमिकल रिएक्शन होता है, किस तरह से बॉन्ड बनते हैं, बॉन्ड कितने प्रकार के होते हैं। आयनिक बॉन्ड का नाम सुना होगा या एकल बॉन्ड, द्वि बॉन्ड, त्रिबॉन्ड, ऐसा नाम सुना होगा। ये बॉन्ड बनता कैसे है, बॉन्ड बनाने की जरूरत क्यों पड़ती है, तो आज आपको समझ में आ गया है कि भाई इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना, इलेक्ट्रॉन को त्यागने की प्रवृत्ति रखा जाता है स्टेबल होने की वजह से। तो ये केमिकल रिएक्शन जब मैं आपको शुरू करूंगा तो वहां पे बहुत सारे चीजों के बारे में बताऊंगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज दोस्तों वीडियो को शेयर जरूर से किया करिए, और अगर अच्छा ना लगे, आपको लगता है कि नहीं नितिन सर ऐसे ही कर रहे हैं, तो दोस्तों प्लीज वीडियो को देखिए। अगर आप अवॉइड करेंगे तो यूट्यूब हमारी रैंकिंग को क्या कर देता है, घटा देता है। और आप अगर चाहते हो रैंकिंग घट जाए तो कोई बात नहीं यार, ये चैनल केवल मेरा नहीं है, ये मैं बार बार बोलता हूं आप सभी के सहयोग से चल रहा है, तो इसको आगे बढ़ाने का काम भी आपका है। प्लीज दोस्तों, अगर लगता है कि मैं मेहनत करता हूं और आपके लिए कुछ अच्छा सजेशन देते रहता हूं, अच्छी चीज लाते रहता हूं, तो प्लीज इस चैनल को आगे बढ़ाइए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग देख सकें और जो गरीब बच्चे हैं उनके तक ये वीडियो पहुंच पाए और सब लोग जो है पढ़ाई कर सके। ठीक है, आप अपनी इच्छा को मजबूत रखिए, अपनी मंजिल पाने की जो कामना है उसको मजबूत रखिए। यार मंजिल तो मिलके ही रहेगी, ठीक है, उसके लिए घबराइए मत। समय मायने नहीं रखता है, आपके लिए एक अच्छा समय मिल गया है कि आप बढ़िया से तैयारी करके कुछ भी बन सकते हो, कुछ भी क्वालिफाई कर सकते हो। पता है दोस्तों, एक बार यदि आपने मेहनत करके नौकरी ले लिया ना, पूरी जिंदगी आराम करना, मस्त ठाट की नौकरी करने को मिलेगी। ठीक है, विश्वास मानो, हम लोगों की जिंदगी तो ऐसी हो गई है कि अब मन ही बदल गया, नौकरी करने की इच्छा नहीं होती, क्योंकि लगता है यार कि नहीं हमारी यही नौकरी है। क्यों? क्योंकि अगर हम यहाँ पे हैं तो बहुत सारे बच्चों के मन जो है अगर वो चंचल हो रहे हैं या कहीं विचलित हो रहे हैं तो उनको हम एक रास्ते पर ला सकते हैं और उनको देश हित में लगा सकते हैं। इस वजह से सारा काम धाम छोड़कर यहीं खड़े हैं आपके सामने। ठीक है, और आप देख रहे हैं कि 2-2.5 साल से लगातार बस यही कर रहे हैं, और हमारे पीछे कोई ऐसा बड़ा इन्वेस्टर नहीं है, कोई बहुत बड़ा पूंजीपति नहीं है जो हमको चलाने में योगदान दे रहा है। लेकिन हाँ, ये है कि आप सभी का लाड प्यार है कि सारा सिस्टम चल रहा है भगवान की दया से। और मुझे लगता है जो जिनके मन में विचार अच्छे होते हैं उनके साथ सब अच्छा होता है। ठीक है, तो जो भी है सब बढ़िया, कोई बात नहीं, बशर्ते आप अच्छे से पढ़ाई करिए। वीडियो को शेयर करना ना भूलिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, अगर नहीं डाउनलोड किए हैं उसमें आपका हित है। जो लोग डाउनलोड किए होंगे उनको पता चल रहा होगा कि एप्लीकेशन पर कितनी सारी चीजें दी गई हैं। बहुत जल्द मैं एप्लीकेशन के ऊपर एक वीडियो बनाने वाला हूं और उसके अंदर के फीचर्स को भी मैं आपके सामने लाऊंगा ताकि बताऊंगा, आप समझो कि क्या क्या फीचर दिया गया। अभी तो हमारा टास्क ये है कि एप्लीकेशन जिन बच्चों के मोबाइल में नहीं इंस्टॉल हो पा रहा है, पहले फोकस है कि उनके मोबाइल में इंस्टॉल हो जाए, तब मैं अपने फीचर बताना शुरू करूं। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।